हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 चैनल की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि यह नया साल आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला हो। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारी जी के 2020 चैनल से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी, क्योंकि हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है एनसीईआरटी वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। और हम सबको पता है कि क्लास 1, 2 और क्लास 3, 4 की एग्जामिनेशन में ये एनसीईआरटी वीडियो कितने मायने रखते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पार्ट 3 पढ़ा था और पार्ट 3 का कुछ रिवीजन भी कर ले, क्योंकि टीना डाबी ने, जो एक आईएएस है टीना डाबी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं पूरा दिन पढ़ती हूं, इनमें से 4 घंटे रिवीजन करती हूं। यानी कि रिवीजन सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पार्ट 3 का रिवीजन कर ले। तो कल हमने पढ़ा था कि कश्मीर के गुफकराल से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और कश्मीर के गुफकराल तो यहाँ पर दोस्तों है हमारे भारत देश का जम्मू कश्मीर, और यहाँ के गुफकराल से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और पटना के निकट चिरान से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। कहाँ? पटना के निकट चिरान से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं महाराष्ट्र में। तो पिकली हॉल, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर जैसे नवपाषाणकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मेघालय के दावोजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी मिला है। यहां मैप में देखें कि मेघालय में स्थित है यह दावोजली हेडिंग, जहां से जेडाइट पत्थर भी मिला है। और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बुर्जहोम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और तीसरा स्थान है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। तो आपने कौन से फैक्ट याद रख लिए? दावोजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर के साक्ष्य मिले, और बुर्जहोम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित है यह बेल्लारी। और बेल्लारी नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र है। और सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। और तांबे की प्रचुरता के कारण राजस्थान में स्थित आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए कि तांबे की प्रचुरता के कारण राजस्थान में स्थित आहार का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती था। और राजस्थान में एक और भी था, गिलुंद से पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान में है यह आहार, और यहाँ पर बगल में है गिलुंद। और गिलुंद से पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मालवा संस्कृति नवदा टोली स्थल से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। क्या? मालवा संस्कृति का एक स्थल जिसका नाम है नवदा टोली, जहां से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर लिखा है दैमाबाद किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र में है। तो दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से कैल्कोलिथिक साइट्स है? तो दैमाबाद, नेवासा, जोरवे और इनाम गांव, यह चारों कैल्कोलिथिक साइट्स है। लेकिन किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। जबकि मस्की, पिकली हॉल और दोस्तों हल्लूर ऐसी जो साइट्स है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और सबसे अधिक साइट्स किस राज्य में पाई गई है? गुजरात राज्य में पाई गई है। और दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को। तो वेलकम टू पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। तो देखो, इस संस्कृति का पता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई से चला, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हालांकि फिर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो यहां हमें याद रख लेना है कि जब खुदाई की गई तब नाम था हड़प्पा सभ्यता, लेकिन बाद में जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता नाम दिया। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है? इस महानुभाव ने दिया। क्या नाम है?
आपने याद रख लिया है। ओके, क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। आगे बात करें तो यद्यपि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मुहर देखी, किंतु वे इसका महत्व नहीं समझ सके। क्या? 1853 में यह अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मुहर देखी, किंतु वे इसका महत्व नहीं समझ सके। और अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? द वर्ल्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इमेज में आप देख सकते हैं। और आगे 1921 में यह दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई। तो यहां से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर, 1921 में किसके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई? नाम याद रख लिया है। ओके, आपका ध्यान स्क्रीन पर है। बताइए क्या नाम था? दयाराम साहनी। वेरी नाइस। हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हालांकि यहां गांवों की संख्या सर्वाधिक थी। यह फैक्ट याद रख लेने हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हालांकि यहां गांवों की संख्या सर्वाधिक थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद आपको पता लगाना है कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत थी, बिल्कुल सही, हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत थी। और दूसरा सेंटेंस है हड़प्पा सभ्यता ताम्रयुगीन थी। यहां कुछ गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ताम्रयुगीन नहीं बल्कि कांस्य युगीन थी। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस वो गलत हो गया। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल एक नंबर का सेंटेंस सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो एम व्हीलर, गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति का उद्भव मेसोपोटामिया से बताया है, किंतु कई कारणों से यह मत स्वीकार्य नहीं है। बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव मेसोपोटामिया संस्कृति से हुआ है। और यहां पर देख सकते हैं मेसोपोटामिया से उत्पत्ति बताने वाले इतिहासकार कौन कौन? मार्टियर व्हीलर, जिसकी हमने यहां बात की है, गार्डन चाइल्ड, वी.जे. चाइल्ड, डी कोशाम्बी, क्रेमर, लियोनार्ड वुली, जॉन मार्शल, यह सभी इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति का उद्भव मेसोपोटामिया से बताया है। लेकिन कई कारणों से यह मत स्वीकार्य नहीं है। कौन कौन से कारणों से स्वीकार्य नहीं है? तो हड़प्पाई नगर व्यवस्थित ढंग से बसे हुए हैं, जबकि मेसोपोटामियाई नगर बेतरतीब प्रारूप में से बसे हुए हैं, यानी कि अस्त व्यस्त है, ठीक ढंग से नहीं है। और हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। क्या? हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। संभवतः शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, जबकि मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग का शासन था। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बात कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग का शासन था। और हड़प्पा में जहां मकान आयताकार और पक्की ईंट से बने हैं, वहीं मेसोपोटामिया में इसका अभाव है। तो हड़प्पा में मकान आयताकार और पक्की ईंटों से बने हैं, बल्कि मेसोपोटामिया में इसका अभाव है। साथ ही सिंधु सभ्यता की लिपि भी सबसे पृथक एवं विशिष्ट है। तो यहाँ साफ तौर पर पता चलता है कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है वो बहुत से मायनों में हड़प्पा संस्कृति से मेल नहीं खाती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि किसने हड़प्पा संस्कृति का उद्भव मेसोपोटामिया से बताया है? एम व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, यह दोनों इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति का उद्भव मेसोपोटामिया से बताया है। तो यहां हमारा आंसर बन जाता है ए और बी दोनों। जल्दबाजी मत कीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सारे सेंटेंस पढ़ने होते हैं। तो चलिए और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, वो हमें यहां ढूंढना है। तो पहला सेंटेंस, हड़प्पाई नगर व्यवस्थित ढंग से बसे हुए हैं। हाल ही में हमने पढ़ा कि यह हड़प्पाई नगर है
वो व्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं। यहां पर लिखा है हड़प्पा में जहां मकान आयताकार और पक्की ईंटों से बने हैं, वहीं मेसोपोटामिया में इसका अभाव है। तो हड़प्पा में यह जो नगर है वो व्यवस्थित ढंग से बसे हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यहां गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ओके, तो यह दूसरा नंबर का सेंटेंस है वो गलत हो गया। और मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग का शासन था, यह बिल्कुल सही, हाल ही में हमने पढ़ा। तो यहां हमें पता लगाना है कौन सा कथन सही नहीं है। केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर स्थित है। और पूर्व में आलमगीरपुर, जो मेरठ में हिंडन नदी पर बसा हुआ यह आलमगीरपुर, तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर, और यह बलूचिस्तान दाश्क नदी के तट पर था। तो यह हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार था, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, वो चारों दिशाओं में कौन कौन से लास्ट लोकेशन थे वो हमें यहां याद रख लेना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां जो डायरेक्शन है उनके बारे में स्पष्ट करता हूं। यह है पूरब, यह है पश्चिम, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण। तो यहां हमें कहा गया है कि मांडा जम्मू कश्मीर में उत्तर, तो यहां पर लिखा है मांडा। ओके, यह जम्मू कश्मीर में उत्तर का आखिरी छोर। दूसरा है दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर, तो यहां पर लिखा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। तीसरा है पूरब में आलमगीरपुर मेरठ के हिंडन नदी पर, तो यहां पर है आलमगीरपुर। ओके, यह पूरब में। और पश्चिम में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान दाश्क नदी तक, तो यहां पर है सुतका गेंडोर। तो दोस्तों यह चारों जो स्थल है उनके नाम हमें याद रख लेने हैं। मैप के जरिए हम याद रख लेते हैं, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में पूर यानी कि आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतका गेंडोर। ओके, चारों के नाम याद रख लिए। और आगे बात करें तो इस विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। यह हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब बताइए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक फैला हुआ था? तो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। हाल ही में मैंने आपको बताया। तो अब आपको लिखवाना है मुझे स्क्रीन पर। उत्तर में जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर स्थित था। कौन सा? उत्तर में। उत्तर में था, आपने याद रख लिया है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। दक्षिण में द से ही स्टार्ट होता था। क्या? दैमाबाद। वेरी नाइस। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर बसा हुआ था। और पूरब में पूरब यानी कि आलमगीरपुर, जो मेरठ में हिंडन नदी पर, तो आलमगीरपुर पूरब में। और पश्चिम में जो दाश्क नदी पर बलूचिस्तान में स्थित था। और पश्चिम में नाम थोड़ा डिफिकल्ट था। क्या नाम था? सुतका गेंडोर। ओके, तो ये चारों नाम आपको याद रख लेने हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद तक, पूरब में आलमगीरपुर तक और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक था। तो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, किसने हड़प्पा व मोहेंजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? हाल ही में मैंने आपको बताया, स्टुअर्ट पिगट। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहेंजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन तथा मंगोलाइड थी। क्या? यह हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन तथा मंगोलाइड थी। हालांकि इन चारों प्रजातियों के लोगों में भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक थी? हाल ही में आपने पढ़ा
भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक थी। और सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को सुमेरियन, आर्य, नाग, द्रविड़ इत्यादि प्रजातियों में संबंध किया जाता है, किंतु द्रविड़ उत्पत्ति का मत अधिक प्रचलित है। और यहां आपके सामने जो इमेज है वो है सुमेरियन प्रजाति की। और नगर निर्माण योजना की अब बात करें तो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता है इसकी नगर निर्माण की योजना। भवन ग्रिड पद्धति से बने थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहां पर आप देख सकते हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो यह सिंधु घाटी के नगर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता नगर निर्माण की योजना। भवन ग्रिड पद्धति से बने थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नगर पूर्वी तथा पश्चिमी दो भागों में विभक्त था। क्या यह पूरा नगर है वो पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभक्त था। और पश्चिमी भाग छोटा किंतु ऊंचाई पर बना था। क्या यह जो पश्चिमी भाग है वो छोटा बल्कि ऊंचाई पर बना था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया है। और यहाँ सम्भ्रात लोग रहते थे, यानी कि सुखी संपन्न लोग यहाँ पश्चिम वाले हिस्से में रहते थे। और जन सामान्य वर्ग पूर्वी हिस्से में जो बड़ा किंतु निचले हिस्से में था वहां पर वे रहते थे। और यह स्तरीकरण सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। क्या यह स्तरीकरण सामाजिक भेदभाव को यह दर्शाता है। और धौलावीरा एक खास है जो गुजरात में हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है धौलावीरा को। तो धौलावीरा की एक खास बात है क्या कि धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। और भवन आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे तथा अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर भी होता था। तो बताइए अब क्वेश्चन का आंसर कि सिंधु घाटी के नगर निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपकी नजर स्क्रीन पर थी तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी के नगर निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मैंने आपको बताया कि सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। नगर पूर्वी तथा पश्चिमी 2 भागों में विभक्त था। मैंने आपको इमेज के जरिए बताया, बिल्कुल सही बात है। और पूर्वी भाग में सम्भ्रात लोग रहते थे, यहां कुछ गलत है। पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी भाग में सम्भ्रात लोग रहते थे। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 नंबर के सेंटेंस सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। 1 और 2 नंबर के सेंटेंस बिल्कुल सही है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। इमेज में आप देख सकते हैं यह कौन सा नगर है। यह है हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, यह धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा नगर जो 3 भागों में विभाजित था। आगे बात करें तो भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, किंतु कालीबंगा व रंगपुर से कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी प्राप्त हुए हैं। आमतौर पर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से निर्मित हुआ करते थे, लेकिन कालीबंगा व रंगपुर से कच्ची ईंटों से निर्मित भवन प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा कालीन मकान में साज सज्जा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, किंतु कालीबंगा से अलंकृत ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। क्या कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यह फैक्ट याद रख लीजिए। और चन्हु-दड़ो की बात करें तो चन्हु-दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें भी मिली है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है और चन्हु-दड़ो से वक्राकार ईंटें मिली है। चलिए ये सभी फैक्ट आपने याद रख लिए। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहां हमें 3 युग्म दिए हैं, इनमें से ढूंढना है कि कौन सा युग्म गलत है। कालीबंगा एवं रंगपुर तो कच्ची ईंटों से निर्मित भवन यहां से मिले हैं। हाल ही में हमने पढ़ा कि यहां पर कहां कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों से निर्मित भवन प्राप्त हुए हैं। और लोथल अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल यहां गलत है, लोथल नहीं बल्कि कालीबंगा।
कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और चन्हुदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो यह सभी जो युग्म है इनमें से दो नंबर का जो युग्म है वो गलत है, पहला और तीसरा युग्म है वो सही है। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है, केवल 2 नंबर का युग्म गलत। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो सही बनाने के लिए क्या याद रखना है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से नहीं। ओके, और आगे बात करें तो सड़कें प्रायः कच्ची होती थी, किंतु मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो कच्ची हुआ करती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। कहां से? यह मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और आपने मोहनजोदड़ो नामक फिल्म देखी है, ऋतिक रोशन ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है, जिसमें एक विशाल स्नानागार को दर्शाया गया है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार। तो यह फैक्ट याद रख लेना है कि सबसे बड़ा अन्न कोठार मोहनजोदड़ो से, एक विशाल स्नानागार वो भी मोहनजोदड़ो से, और पक्की सड़कें वो भी मोहनजोदड़ो से। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो से मेल नहीं खाता है? पक्की सड़कें मोहनजोदड़ो से मेल खाती है, विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, अन्न के कोठार भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से, लेकिन भूसी का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मेल नहीं खाता है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है? रंगपुर से मिला है। कहां से? रंगपुर से। चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, यह है चन्हुदड़ो की इमेज। और लोथल में गढ़ी व नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। हमारा भारत देश का सबसे पहला पोर्ट सिटी था यह लोथल। इमेज में आप देख सकते हैं, भारत देश का सबसे पहला पोर्ट सिटी था यह लोथल। और सर्वाधिक हड़प्पा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो यह राज्य का नाम याद रख लेना है कि सर्वाधिक हड़प्पा स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? गुजरात राज्य से। तो सर्वाधिक हड़प्पा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? गुजरात। वेरी नाइस। और धोलावीरा, लोथल, रंगपुर यह सभी गुजरात राज्य में ही स्थित है। और आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी। क्या? सिंधु सभ्यता में यह कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। और यहाँ गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा हल की प्रतिकृति प्राप्त हुए हैं। और इससे यह अनुमान किया जाता है कि राजस्थान में हल जोते जाते थे। यह महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि कालीबंगा से कौन से साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, जबकि सामान्यतः चावल की खेती नहीं की जाती थी। चावल की खेती की जाती थी गुजरात के लोथल में। कहां पर? गुजरात के लोथल में। तो बताइए, जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा हल की प्रतिकृति कहां से प्राप्त हुए हैं? या जुते हुए खेत और हल की प्रतिकृति कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कालीबंगा। और लोथल की बात करें तो लोथल से चावल का, जबकि रंगपुर से भूसी का साक्ष्य मिला है। और मैंने आपको हाल ही में बताया भारत का पहला पोर्ट सिटी कौन सा? यह लोथल, जहां से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं और रंगपुर से भूसी का साक्ष्य मिला है। और बनावली से अच्छे किस्म के जौ, तिल तथा सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं। कहां से? बनावली से अच्छे किस्म के जौ, तिल तथा सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः लकड़ी के बने हल उपयोग में लाते थे और सिंचाई के लिए नहरों या नालों के उपयोग की परिपाटी नहीं थी। हालांकि कुछ जगह जलाशय भी प्राप्त हुए हैं। और बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर कि स्थल और मिले साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? स्थल और साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है वो हमें यहां पता लगाना है। तो लोथल चावल का साक्ष्य मिला है, बिल्कुल सही। बनावली
जौ, तिल तथा सरसों के ढेर मिले हैं। हमने पढ़ा हाल ही में कि यह बनावली से अच्छे किस्म के जौ, तिल तथा सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर भूसी का साक्ष्य मिला है। यह युग्म भी सही है। तो यहाँ तीनों युग्म बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कोई भी युग्म गलत नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सांस्कृतिक थी, तथापि अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे। क्या यह हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी और अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे। और हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। और कुब्बड़ वाला सांड, यहां पर देख सकते हैं, यह कुब्बड़ वाला सांड विशेष महत्व का था। और सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। यह बात याद रख लो कि सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। हालांकि सूरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। क्या सूरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। और हड़प्पाई लोग हाथी और गेंडे से भी परिचित थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि घोड़े का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है। घोड़े का अवशेष सूरकोटदा से प्राप्त हुआ है। आगे बात करें तो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फिर एक बार जीपीएससी वाला, यूपीएससी वाला क्वेश्चन सामने आ गया है। तो बताइए सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित थी, गलत। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस सूरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। हड़प्पाई लोग हाथी और गेंडे से परिचित नहीं थे, गलत। हाथी और गेंडे से परिचित थे, तो यह सेंटेंस भी गलत हो गया। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। केवल 1 और 3 नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। हड़प्पाई सभ्यता में जल तथा थल दोनों ही माध्यमों से व्यापार होता था। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कहां से? यह लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। और सिंधु सभ्यता में मुहरे प्रचलित थे, किंतु इसका उपयोग विनिमय के लिए नहीं होता था। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और आपको हमारी मदद करनी होगी। तो बताइए कहां से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। घोड़े का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? सूरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। कहां से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है? गुजरात के लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिले हैं। कहां से? आपने याद रख लिया है, चन्हू दड़ों से दोस्तों वक्राकार ईंटें मिली है। और यह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहां से? भूसी का साक्ष्य मिला है। भूसी का साक्ष्य मिला है रंगपुर से। कहां से? रंगपुर से। हड़प्पावासी माप तोल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। आधुनिक काल तक भी 1 रुपये में 16 आना होता था। और आपने मोहनजोदड़ो नामक फिल्म देखी है, उनमें ऋतिक रोशन ने एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला है किरदार निभाते हुए। क्या? कि इसकी कीमत है 4 लाजवरत, ना 1 लाजवरत कम ना 1 लाजवरत ज्यादा, वरना ये सौदा रद्द समझो। ओके, तो यह माप तोल की बात थी। और हड़प्पाई लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। तो कपास, अनाज, लकड़ी के सामान तथा हाथी दांत के सामान का निर्यात करते थे। और व्यापार संतुलन हड़प्पा के पक्ष में था। तो यह व्यापार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है कि हड़प्पाई लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। तो कपास, अनाज, लकड़ी के सामान तथा हाथी दांत के सामान का निर्यात करते थे। और व्यापार संतुलन हड़प्पा के पक्ष में था। और हड़प्पाई लोग तांबे का आयात राजस्थान तथा ओमान से, टीन का आयात ईरान तथा अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक से तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो यह व्यापार की बहुत बड़ी बात है
कि हड़प्पाई लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? राजस्थान और ओमान से। टीन का आयात कहां से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहां से करते थे? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात हमारे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। हड़प्पाई लोग कहां से क्या आयात करते थे? तो हमने पढ़ा तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से, टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक से, तो बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। और मेसोपोटामिया के सम्राट सारेगोन, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन। सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और इसमें कहा गया है कि दिलमन यानी कि बहरीन, माकन यानी कि मकरान तथा मेलुहा यानी कि हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहां जहाज लाते थे। और आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो वाकई में कैसा लगा है? अच्छा लगा है दोस्तों? तकरीबन 4-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है और बदले में एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। चलिए आने वाले दिन में एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।